This is me Punesh Kumar Tembre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic principle of optimality. First, we have to understand what exactly principle of optimality is. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी एक वर्किंग प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड वर्क करेगा. जनरली किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड से अगर सॉल्व करना है तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये चेक करने के लिए प्रायर लिस्ट में टेस्ट अगर हमारे पास कोई होता है तो दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिया है और अगर हमें चेक करना है क्या उस प्रॉब्लम को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी यूज करते हुए ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो सिंपली हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी चेक करना है. क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होल्ड करता है क्या. अगर करंट प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी अगर फॉलो करता है तो डेफिनेटली डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड यूज करते हुए उस प्रॉब्लम के लिए हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. तो हियर definition is the optimal solution to a problem is a combination of optimal solution to some of its sub problem. इसका मतलब अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और उस प्रॉब्लम के लिए अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना पड़ेगा और सब प्रॉब्लम्स के लिए हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो जितने भी सब प्रॉब्लम्स के लिए हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उन ऑप्टिमल सॉल्यूशन का ही अगर कोई कॉम्बिनेशन हमारे प्रॉब्लम का अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी यहाँ पे फॉलो हो रहा है. इसी चीज को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. हमारे पास यहाँ एक प्रॉब्लम दिया है प्रॉब्लम, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अभी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते वक्त अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई सबसे पहला सब प्रॉब्लम जो है दैट इज सब प्रॉब्लम 1, सेकंड जो है दैट इज सब प्रॉब्लम 2, देन थर्ड सब प्रॉब्लम जो है वो है सब प्रॉब्लम 3, और चौथा सब प्रॉब्लम जो है दैट इज सब प्रॉब्लम 4. तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने गिवन प्रॉब्लम को 4 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, जबकि ये सारे के सारे सब प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग नेचर के हैं. तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है इन डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर. डिवाइड एंड कॉन्कर में हमारे सब प्रॉब्लम जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, जबकि अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स रहते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं सब प्रॉब्लम 1, 2, 3 एंड 4 आर ओवरलैपिंग इन नेचर. अब हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे कि सब प्रॉब्लम 1 के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया S1, सब प्रॉब्लम 2 के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया S2, सब प्रॉब्लम 3 के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया S3, और सब प्रॉब्लम 4 के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया S4. तो अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग से अगर सॉल्व करना है तो इस ये एंटायर प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो रहेगा दैट विल बी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द गिवन सब प्रॉब्लम्स. अब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कौन से हैं, S1, S2, S3 या S4. इन्हीं का ही कोई कॉम्बिनेशन अगर हमारे प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर रहता है तो देन वी कैन से दैट आवर प्रॉब्लम फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी से अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो गिवन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, सब प्रॉब्लम्स के इंडिविजुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, और जितने भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमको मिल रहे हैं उन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन अगर हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर रहता है तो देन वी कैन से दैट आवर प्रॉब्लम फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. एंड दैट्स व्हाई a problem is said to be satisfy the principle of optimality if the sub solutions of an optimal solution of the problem are themselves optimal solution for their sub problem. Now we have to understand the principle of optimality with respect to some examples. So here we have one example. The shortest path problem satisfies the principle of optimality. तो जनरली शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी सेटिस्फाई करते हैं. अब ये कैसे होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सोर्स दिया है A और डेस्टिनेशन दिया हुआ है B, और अभी हमें A टू B शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है. मान के चलिए
ए टू बी के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है, और शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो है ए टू एक्स वन, देन x1 to x2, then x2 to x1 एंड देन xn to b। तो इस तरीके से ये इस पर्टिकुलर पाथ को अभी हम शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दिया होगा, और उस ग्राफ में से बाय कंसीडरिंग नोड ए एज ए सोर्स एंड बाय कंसीडरिंग नोड बी एज ए डेस्टिनेशन हमने शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट किया, और शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू एक्स वन, x1 to x2, x2 to xn एंड xn to b। एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी इज देयर। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी फॉलो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी का मतलब क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी क्या होगा। तो हमने कहा था a problem is said to be satisfy the principle of optimality if the sub solution of an optimal solution of the problem are themselves optimal solutions for their sub problem। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम दिया है, तो वो बड़े से प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके सब प्रॉब्लम का ही कोई ना कोई सॉल्यूशन रहेगा। अभी इसी चीज को यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी अगर फॉलो करता है, तो ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इफ ए टू x1, x1 to x2 up to x1 and x1 to b is the shortest path from node a to b in a graph, then portion xi to xj on the path is a shortest path from xi to xj। अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे, तो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद वो सब प्रॉब्लम के लिए जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, वो वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम का जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा उसी का कोई ना कोई पोर्शन रहेगा। तो जैसे कि देखो कि अभी करंट जो प्रॉब्लम दिया है दैट इज फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। अभी हम कहते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है फ्रॉम x1 टू xn। तो x1 टू xn के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? xn टू x2 एंड x2 टू xn। इसका मतलब अगर मैं मेरी प्रॉब्लम को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ x1 टू xn, यानी xi किसको बोला मैंने? x1 को, और xj किसको बोला? xn को। तो x1 टू xn अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहेगा? x1 टू x2 एंड x2 टू xn। अब इसका मतलब x1 टू xn अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा x1 x2 xn। जबकि मुझे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है a टू b, तो पाथ कौन सा रहेगा? a टू x1, x2 x2 एंड x2 टू xn एंड xn टू b। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा सब प्रॉब्लम अगर x1 टू xn है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन रहेगा, क्या वो वाला सॉल्यूशन मेरे ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन का हिस्सा है? यस। एक्चुअल प्रॉब्लम है ए टू बी, तो ए टू बी के लिए हमने जो सब प्रॉब्लम बनाया था, कौन सा था सब प्रॉब्लम? x1 टू xn। तो x1 टू xn का जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, क्या हमारे ओरिजिनल यानी एक्चुअल प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? तो डेफिनेटली। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि x1 टू xn के लिए जो पाथ मिल रहा है, सेम पाथ ए टू बी में रिपीट हो रहा है। एंड दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि shortest path problem satisfies the principle of optimality। Now we have to understand the same concept with respect to another example। in negative sense में भी देख लेते हैं। The longest path problem on the other hand does not satisfy the principle of optimality। तो longest path problem principle of optimality follow नहीं करता। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ G है, जिसमें कि टोटल 5 नोड्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 नोड्स हमने लिए A B C D E, और इनमें एक रिंग एग्जिस्ट करता है A टू B, B टू C, C टू D, D टू E एंड E टू E। इस तरह के एजेस हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया अभी ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम कोई भी एक लॉन्गेस्ट पाथ की बात कर लेते हैं। तो सपोज हम समझते हैं कि हमें लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए टू डी। तो वेयर इज ये? यहाँ ये है। और ए टू डी के लिए लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा? वैसे ए टू डी अगर जाना है तो हमारे पास टोटल 2 पाथ है। एक तो ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी जाएंगे। तो यहाँ पे पाथ की लेंथ क्या होगी? 3। जबकि दूसरा पाथ जो होगा वो होगा ए टू ई एंड ई टू डी। तो ए टू डी अगर लॉन्गेस्ट पाथ की अगर हम बात करेंगे, तो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ए बी सी डी, एंड दैट्स व्हाई द लॉन्गेस्ट नॉन साइक्लिंग पाथ फ्रॉम ए टू डी इज ए बी सी डी। अब इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने सब प्रॉब्लम किया, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी।
अब बी टू सी के लिए लॉन्गेस्ट पाथ अगर फाइंड आउट करेंगे, तो बी टू सी के लिए लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट अगर करेंगे तो ये पाथ कौन सा होगा? बी टू सी के लिए लॉन्गेस्ट पाथ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इट विल बी फ्रॉम बी टू ए, देन ए टू ई, एंड देन ई टू डी एंड डी टू सी। इस तरह का ये लॉन्गेस्ट पाथ एग्जिस्ट करेगा। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ए टू डी के लिए लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करते वक्त, ए बी सी डी ऐसा लॉन्गेस्ट पाथ था जिसमें कि हमने सब प्रॉब्लम अगर बनाया बी टू सी, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे तो वो बी सी रहेगा। एंड दैट्स वाई रियली में हमारा पाथ कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? ए ई डी सी। जबकि हमें हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वजह से क्या मिल रहा है? बी टू सी। एंड दैट्स वाई अगर हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी क्या कहता है कि करंट प्रॉब्लम के लिए जो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है वही वाला सॉल्यूशन आपके सब प्रॉब्लम्स के लिए भी होना चाहिए। अब करंट प्रॉब्लम कौन सा है? ये टू डी। अब ये टू डी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा मिला? ए बी सी डी। फिर इसको सब प्रॉब्लम में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो सब प्रॉब्लम कौन सा हो गया? बी सी। तो बी सी के लिए अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करते तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा मिलना चाहिए? बी सी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी वो बी सी होना चाहिए। जबकि रियलिटी में ऐसा है क्या? नहीं है। रियलिटी में लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? बी टू ए टू ई, देन ई टू डी एंड डी टू सी। एंड दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं एंड एंड दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी होल्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने लिखा है द सब पाथ फ्रॉम बी टू सी ऑन द पाथ इज सिंपली बी टू सी, बट दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी। जबकि लॉन्गेस्ट पाथ हमारा कौन सा होना चाहिए? लॉन्गेस्ट पाथ होना चाहिए हमारा बी टू ए टू ई टू डी एंड डी टू सी। तो दिस इज व्हाट द लॉन्गेस्ट पाथ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी होल्ड करता है क्या? नो। तो सिंपली हमें यही चीज याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी अगर हमें चेक करना है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी हमेशा ये कहता है कि अगर हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर मिला है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर हम सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो सब प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा वो वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इस करंट प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम की, तो लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम में हमने देखा कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी होल्ड नहीं करता है। So this was all about what exactly principle of optimality is and its illustration with respect to shortest path problem and longest path problem. Thank you.